Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। नाउ रे ऑप्टिक्स तो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। जिसने भी रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है। देखो इन जनरल अभी तक जो हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो भी कुछ पढ़ चुके हैं, हमने उसमें क्या देखा था कि हम कह रहे हैं कि रेज इंसिडेंट हो रही है ना। रे के बारे में हमने पढ़ा तो उसको हमने क्या कह दिया, रे ऑप्टिक्स है ना। अब हम वेव के बारे में पढ़ेंगे और जब हम वेव के बारे में बात करते हैं तो हमें वेव फ्रंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेव फ्रंट से ही हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हाइगन्स थ्योरी है, हाइगन्स प्रिंसिपल है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर कैसे ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे हम कैसे प्रूव करें हम ये देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है इंटरफेरेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का इंटरफेरेंस ही है, ठीक है। यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा डिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे जहां भी नो डेरिवेशन लिखा है तो हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे। जहां भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली लिखा है इसका मतलब भी यही है कि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बेसिक आइडिया है, ठीक है, कि ये फिनोमेना होता क्या है और क्या क्या इसके फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट हमें लर्न करना है, डेरिवेशन नहीं देखना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेव फ्रंट हमारे पास होता क्या है इसको समझते हैं। तो हमने कहा कि लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम में, ठीक है। ये मान लो लाइट है, लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है। जिस भी मीडियम में ये ट्रैवल कर रही है उसमें एक इमेजिनरी सरफेस है, ऐसा सरफेस जो हम खुद ही इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इमेजिनरी सरफेस है और इस सरफेस में क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब सेम फेज में होंगे। अब फेज क्या होता है आप सभी को पता है ना। जब भी हम किसी भी वेव की बात करते हैं तो वेव को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, है ना। तो फेज का मतलब क्या है, जैसे ये एक फेज है, ये एक फेज है ना। तो बेसिकली एंगल समझो फेज को। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे अगर जितनी भी मेरी वेव्स हैं वो ऐसे ही आ रही हैं, ऐसे ही आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, सेम फेज में है। सेम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल आप लोगे उसका फेज क्या है, वो इस तरीके से नीचे को जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये सेम फेज में है। अब इसी पॉइंट पे मान लो एक वेव तो ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो क्या ये सेम फेज में है, नहीं, तो ये सेम फेज में नहीं है, ठीक है। बट वेव फ्रंट में हमने कहा एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है उसी मीडियम में जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, जहां पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो होंगे हमारे सेम फेज में, ठीक है। इस इमेजिनरी सरफेस को ही हम वेव फ्रंट कह रहे हैं। अब किस टाइप का हमारा वेव फ्रंट होगा, ठीक है, उसका शेप क्या है वो डिपेंड करता है ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, कि सोर्स जो है लाइट का वो कहां पे हमने लिया हुआ है। तो अगर हमारे पास सोर्स इंफिनिटी पे है, तो सोर्स इंफिनिटी पे है तो रेज कैसी आती है आपको पता है ना, पैरेलल रेज आती हैं। और वेव फ्रंट यहाँ पे कैसा होता है, वेव फ्रंट होता है प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट और रे में रिलेशनशिप भी है, अभी देखेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट सोर्स है हमारे पास, पॉइंट सोर्स पता है ना, जैसे यहाँ ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे से लाइट रेज इस प्रकार निकल रही हैं, तो ये पॉइंट सोर्स होता है। तो हमें एक स्फेरिकल वेव फ्रंट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। और प्लेन है तो ऐसे बना देंगे इसको, ठीक है जी। चलिए फिर है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी होता है, पर ये हमारे ज्यादा काम का है नहीं, इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट को ही पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता कब है, जब हमारे पास कोई लीनियर सोर्स हो। जैसे आप लोगों ने घर में ट्यूबलाइट देखी है ना, रॉड भी कई जगह कहते हैं, जो लंबी वाली जो रॉड होती है ट्यूबलाइट होती है वो, तो वो क्या है, एक लीनियर सोर्स है। तो वो जो वेव फ्रंट बनाएगा वो हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है। चलो तो आई होप वेव फ्रंट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डायग्राम देखो, डायग्राम से हमें बेटर समझ में आता है। तो यहाँ पे देखो ये एक वेव फ्रंट है, क्यों, देखो यहाँ पे जितने पार्टिकल हैं सेम फेज में है ना, यहाँ पे सब नीचे को ही जा रहे हैं, देखो सेम फेज में है। तो अब तो वैसे आपको क्लियर हो ही गया होगा। सिमिलरली देखो ये एक वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट है क्या, हमने कहा इमेजिनरी सरफेस है बस, ठीक है। अब इसका काम क्या है वो अभी हम हाइगन्स थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे देखो वेव फ्रंट्स हैं, और एक वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे हमेशा सेम फेज में ही होंगे सभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा सोर्स कहाँ होगा,
सोर्स होगा इन्फिनिटी पे, तभी क्या बन रहा है, एक प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे बन रहा है। और अभी हम पॉइंट देखेंगे भी हाइगन्स थ्योरी में, ये क्या है, देखो दीज आर द रेज ना, जो रेज होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं टू द वेव फ्रंट। यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ये मेरा क्या है, वेव फ्रंट, इसके परपेंडिकुलर क्या जा रही है, रेज जा रही है, ठीक है। चलो ये देखो, ये क्या है, हमारा पॉइंट सोर्स है, तो इसकी वजह से ये है हमारा वेव फ्रंट, दिस इज दी वेव फ्रंट, ठीक है। तो जब हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है तो यानी कि हमारा पॉइंट सोर्स है, ठीक है। और ये है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जो हमारे उतने ज्यादा काम का है नहीं, ठीक है जी। चलो तो हाइगन्स थ्योरी पे आ जाते हैं। हाइगन्स थ्योरी क्या कहती है, इसको हम हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेव फ्रंट के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं हम, और हम सेकेंडरी वेवलेट के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यही है जो हमने वेव फ्रंट के बारे में कहा। तो सबसे पहले हाइगन्स थ्योरी ने हमको वेव फ्रंट के बारे में ही बताया, ठीक है, कि वेव फ्रंट क्या होता है। हमने कहा एक इमेजिनरी सरफेस होता है, सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होने चाहिए। अब ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट में जितने भी हमारे पॉइंट हैं, पॉइंट बेसिकली पार्टिकल्स ही हैं, ठीक है। तो मान लो ये मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, आपको पता है पॉइंट सोर्स से ही ये बना होगा। तो इस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स है ना, वो नए वेव सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, और ये नई वेव्स बनाते हैं, ठीक है। ये नई वेव्स को हम क्या कहेंगे, अब देखो वेव फ्रंट तो पहले बन गया, वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट या पार्टिकल हमने कहा नए वेव सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, नए बन रहे हैं ना, दूसरी बारी बन रहे हैं ना, तो इनको क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे। समझ में आया, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है जी। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट बना ना, इनका जब हम एनवलप कर देंगे तो हमको मिलती है जो भी दूसरी वेव फ्रंट है उसकी पोजीशन। यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायग्राम की हेल्प से समझाती हूं, सबसे इजी वही मेथड है। देखो ये हमारा एक पॉइंट सोर्स है, यहां पे से जो लाइट निकली उसकी स्पीड कितनी है, हमने कहा उसकी स्पीड v है, ठीक है। तो हमने कहा स्फेरिकल वेव फ्रंट हमको मिलेगा, तो ये है मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, दिस AB, ठीक है। ये जो AB है ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब हमने कहा यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, अभी हम क्योंकि समझना चाह रहे हैं ना, तो हम 4 ही पार्टिकल्स ले रहे हैं। एक्चुअल में जितने पार्टिकल्स हैं यहाँ 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 यहाँ, सब नए वेव सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, पर हम अपने ईज के लिए सिर्फ 4 ही पार्टिकल्स ले रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमने कहा ये 1 2 3 4 एज न्यू वेव सोर्स एक्ट करेंगे और इसकी वजह से हमें सेकेंडरी वेवलेट मिलेगी। अब वो जो सेकेंडरी वेवलेट है वो कैसे हम बनाएं, तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमारी लाइट थी इसकी स्पीड हमने कहा v है, आफ्टर टाइम t ये यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t हमें निकालनी है जो अब हमारी नई सेकेंडरी वेवलेट बनेगी उसकी क्या पोजीशन होगी, वो कैसे बनेगी। तो हम यहाँ पे बना देते हैं 1 2 3 4 पार्टिकल्स को एज सेंटर कंसिडर करके हम बना देंगे सर्कल्स। सर्कल क्योंकि हम 2D में बना रहे हैं, एक्चुअल में तो ये क्या होते हैं, स्फेयर्स होते हैं, ठीक है। तभी हमें स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट बेसिकली मिल रहा है, ठीक है। तो हम सर्कल्स बना देंगे और इनका रेडियस क्या होगा, देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो स्पीड यहाँ पे कितनी थी v, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, हमने t कंसिडर करा है, तो डिस्टेंस कितना आ गया vt। तो हम यहाँ पे vt रेडियस के क्या बनाते हैं, सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। तो ये ही क्या है, ये ही है हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये स्फेरिकल होंगे शेप में ऑब्वियसली, ठीक है। सर्कल्स बना रहे हैं, बट आपको पता है सर्कल 2D फिगर है, स्फेयर एक्चुअल में हमारा 3D फिगर होता है, रियल लाइफ में 3D चीजें ही एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमने एक और पॉइंट कहा था ना कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट बनी यही मुझे दूसरे नए वेव फ्रंट की भी पोजीशन देगी। तो कैसे, तो ये जितने भी स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट आपके बने हैं ना, इनका एनवलप कर दो। अब ये एनवलप क्या होता है, तो बेसिकली आपको टैंजेंट लेना है। टैंजेंट तो सभी को पता है ना, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूं तो एक ऐसी लाइन जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है उस सर्कल को, उसको हम क्या कहते हैं, टैंजेंट। तो आपको बेसिकली टैंजेंट ही ड्रॉ करना है सब में। तो देखो सब में जब मैं टैंजेंट बनाऊंगी तो कुछ इस प्रकार से मुझे फिगर मिल जाएगा, ये भी क्या है, स्फेरिकल ही है ना। तो ये जो a डैश b डैश मुझे मिला, ये क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो मुझे अगले वेव फ्रंट की भी पोजीशन मिल गई, कैसे मिली, जब जो हमारे सेकेंडरी वेवलेट बने हैं उनका मैंने एनवलप कर दिया। अब एक और एनवलप बनेगा,
जो कि हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ है ना, यहाँ भी तो बना है एक, क्योंकि स्फेयर आगे से भी है पीछे से भी है। तो A डबल डैश B डबल डैश, मुझे दो वेव फ्रंट्स मिल गए, पर हाइगन्स थ्योरी इसको कंसिडर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ना आगे को, तो पीछे वाले को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लाइट बैकवर्ड नहीं आ रही है, वो फॉरवर्ड ही ट्रैवल कर रही है। तो हम सिर्फ एक ही वेव फ्रंट को कंसिडर करते हैं जो कि हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बारी रिवाइज भी करा देती हूँ। तो सबसे पहला पोस्टुलेट हमने क्या कहा कि हमारे पास वेव फ्रंट क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है जहां पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे लाइट के, उन सब में सेम फेज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा इस वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल एज न्यू वेव सोर्स एक्ट करेगा एंड इसकी वजह से सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स का हमने कहा जब हम एनवेलप कर देंगे तो हमें नए वेव फ्रंट की पोजीशन भी मिल जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक और पॉइंट क्या है कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट है इसकी भी स्पीड सेम होगी। हमने कहा लाइट की स्पीड क्या थी, v, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट है इसकी स्पीड भी क्या है, v, तभी तो हमने vt रेडियस के सर्कल्स बनाए थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, हम वही एनवेलप को कंसिडर करेंगे जो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रे एक ऐसी लाइन होगी जो कि हमेशा इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही होगी। इसका हम अभी यूज भी करेंगे। ठीक है, चलो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ भी सकता है आपका एज इट इज कि हाइगन्स थ्योरी या हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप प्रूव करो या एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को समझते हैं। नोट्स में मैंने सब मेंशन करा है तो आप लोग यहां से पढ़ सकते हो, बट हम आ जाते हैं फिगर में, क्योंकि जो आपका डेरिवेशन है, जो प्रूफ है, वो इसी की मदद से है। ठीक है, और आपको यही समझना है, बाकी नोट्स तो आप खुद से लिख सकते हो, पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, हमने एक मिरर ले लिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेसिकली हमने ले लिया है x डैश। अब यहाँ पे हमने सोर्स कहाँ पे लिया, हमने सोर्स लिया इन्फिनिटी पे। हमने कहा था सोर्स इन्फिनिटी पे होगा तो एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट है इसको मैंने AB ले लिया। दिस AB प्लेन वेव फ्रंट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये I एंगल बनाएगा विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा कि रे एक ऐसी लाइन है जो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। तो ये है मेरी रेस, देखो दिस एंड दिस, यहां पे एंगल कितना बनेगा, पूरा 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखो, इसको ना मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगी, अलग से बनाऊंगी ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, देखो ये कुछ इस प्रकार से बना है, ऐसे देखो, ऐसे। ये क्या होती है, ये वाली जो डैश 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 करके लाइन बनाई है, नॉर्मल है, आप सभी को पता है। ठीक है, देन ये है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो हमने कहा ये एंगल है I, ये एंगल I है। अब मुझे जरा बताना आप लोग, नॉर्मल एक लाइन होती है जो कि हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना। तो विच मींस ये पूरा एंगल भी कितना है, 90। ठीक है, यानी कि इस एंगल को मान लो मैं x ले लेती हूँ। ठीक है, तो I प्लस x कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया ना, यहाँ पे से आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा ये रे और ये क्या था, मेरा वेव फ्रंट, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल भी कितना आ गया मेरा, 90 डिग्री। आया कि नहीं। तो इस एंगल को मैं y ले लेती हूँ मान लो। ठीक है, तो ये y प्लस x भी कितना आ गया, 90 डिग्री। अब दोनों को जरा आप कंपेयर करो तो I और y सेम है ना, इक्वल है, क्योंकि I की वैल्यू भी 90 माइनस एक्स है और y की वैल्यू भी 90 माइनस एक्स है। यानी कि ये जो y एंगल है ये भी कितना होगा, I ही होगा बाय दी ज्योमेट्री, जो कि हमने प्रूव भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए देखो इस वाले डायग्राम में हमने क्या बनाया है, आपको खुद दिख रहा है, AB जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो भी एंगल I बना रहा है विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो मेरी रे है वो भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, I का ही बना रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो हमने क्या कहा, हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। हमने कहा इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल एज न्यू वेव सोर्स एक्ट करेगा और हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स जो है जनरेट होगी। ठीक है, अब सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो गई।
अब वो जो फिगर है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में वो है नहीं। तो सिंपली आपको क्या कंसिडर करना है, आपको टी टाइम के बाद देखनी है पोजीशन कि सेकेंडरी वेवलेट कहाँ तक पहुंचा है हमारा, ठीक है। तो ए से एक्चुअल में तो ये नीचे जाना चाह रही थी रे, ठीक है, और हमारा इवन जो सेकेंडरी वेवलेट है वो भी नीचे जाता अगर ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, पर ये तो है रिफ्लेक्टिंग मीडियम, तो ये तो सेम मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक। तो जो हमारा सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हुआ है वो आफ्टर टाइम टी कहाँ पे पहुंच गया, ए पोजीशन से बी डैश पोजीशन पे पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बी पोजीशन से आफ्टर टाइम टी हम देख रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये कहाँ पे पहुंच गया, ये पहुंच गया ए डैश पे, ठीक है। तो अब हमें पता है जब हम एनवलप करेंगे तो हमें पोजीशन मिल जाएगी किसकी, हमें पोजीशन मिल जाती है हमारे वेव फ्रंट की। तो अब जो वेव फ्रंट बना वो कहाँ पे बना, ये ए डैश बी डैश, दिस इज दी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे अगेन देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो हम कहेंगे ये एंगल आर बना रहा होगा विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बायसिमेट्री जो चीज मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करी थी सेम वही चीज है। ये है हमारी रे, ठीक है, ये रे है, और ये भी नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, देख रहे हो ना फिगर से, आर एंगल बना रही है, ठीक है। तो अब डायग्राम तो हमें समझ में आ गया, अब हमें प्रूव करना है विच इज वेरी वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको लेने हैं, एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ठीक है, विच इज ए बी ए डैश। तो इसमें मैं साइन आई ले लेती हूँ। साइन आई क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर हमको यहाँ पे दिख रहा है दिस बी ए डैश, ठीक है, अपॉन ये विच इज ए ए डैश, ठीक है। फिर अब हम निकालेंगे साइन आर। साइन आर के लिए मैं क्या करूंगी, ये वाला ट्राइंगल ले लूंगी, कौन सा है, देखो ये बी डैश ए ए डैश, ठीक है। तो साइन आर निकालूंगी तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर है ए बी डैश और हाइपोटेन्यूस इसका भी ए ए डैश है, ठीक है। अब बी ए डैश और ए बी डैश में कैसे निकालूं, देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा हम टी टाइम के बाद पोजीशन देख रहे हैं दोनों की, यहां से जो यहां पहुंचा उसकी भी, यहां से जो यहां पहुंचा उसकी भी, टी टाइम के बाद। और स्पीड यहां पे कितनी है, हमने कहा स्पीड तो v ही है। और हमने एक और चीज कही थी हाइगन्स थ्योरी में कि जो हमारी इनिशियल लाइट वेव है उसकी भी स्पीड v है, जो सेकेंडरी वेवलेट है उसकी भी स्पीड v है, कहा था कि नहीं, तो विच मीन्स स्पीड v ही रहेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। अभी याद है हमने डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया था, वेलोसिटी यानी कि स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पे भी वही करेंगे ना। तो बी ए डैश कैसे निकलेगा, हमने कहा B से A डैश पहुंचने के लिए स्पीड इसकी v है, टाइम इसको t लगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया vt, और ये A डैश ऐसे ही हमने पुट कर दिया, ठीक है। फिर A से B डैश में पहुंचने में भी हमने कहा कि स्पीड v है, टाइम t लगा, तो ये भी डिस्टेंस कितना आ गया vt। तो ये वैल्यूज क्या है, सेम है ना, तो विच मीन साइन आई और साइन आर क्या है, आपस में इक्वल है। ये तो तभी पॉसिबल है जब आई और आर हमारे आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो यही तो होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या स्टेट करता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और जो हमारा नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, जो कि सेम प्लेन में ही तो लाई कर रहे हैं। तो ये तो बस आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द फिगर वी कैन सी कि हमारी बेसिकली जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आई होप यार आपको ये समझ में आ गया होगा, और डिटेल में पढ़ना है तो सब कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम हाइगन्स थ्योरी से कैसे प्रूव करें। तो अगेन हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायग्राम देखना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे एक्स एक्स डैश क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है बेसिकली, है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी कि यहाँ पे मिरर टाइप नहीं है कि ये उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, नहीं, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ये वाला सेकंड वाला, जैसे ये आप ग्लास ले सकते हो या कोई भी मीडियम ले सकते हो जहां पे लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ना कि रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो हमने एक्स एक्स डैश ले लिया है विच इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे
एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और हम वेव फ्रंट के फॉर्म में समझ रहे हैं, तो हमने वापस से सोर्स कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पे, तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल, पैरेलल रेज आ गई है। और वेव फ्रंट कैसा होगा, हमने कहा था प्लेन वेव फ्रंट, तो ये मेरा प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, ये भी इंसिडेंट हो चुका है। और एंगल कितना बनाएगा, हमने कहा था आई, ज्योमेट्री से हमने कहा था ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई होगा, ठीक है। अगेन वही चीज, सेम वही चीज, हमने क्या कहा था कि ए बी एक वेव फ्रंट है विच इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं दे विल एक्ट एज न्यू वेव सोर्स और सेकेंडरी वेवलेट बनेगी। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट बनी ये आफ्टर टाइम टी कहाँ पहुंची, हमें वही देखना है। तो आफ्टर टाइम टी हमने कहा ए से ये पहुंच गई बी डैश, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, तो दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी ए से बी डैश पे पहुंच गई। अब हमने कहा था स्पीड सेम रहेगी, पर यहाँ तो मीडियम ही चेंज हो गया, और आपको पता है जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है। तो यहाँ पे मान लो लाइट की स्पीड v1 थी, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी, v2। टाइम हमें सेम रखना है, टाइम इज t ओनली, ठीक है। अगेन देखो t टाइम के बाद यहाँ b वाले पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट बनी वो कहाँ पहुंची, तो हमने कहा वो पहुंच गई यहाँ पे विच इज a डैश, ठीक है। टाइम कितना लगा इसको, t लगा, और क्योंकि अभी ये पहले मीडियम में ही है तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, हमने कहा v1 ही है, बट यहाँ पे v2 हो गई है क्योंकि इसने मीडियम बदल दिया है, मीडियम इसका चेंज हो गया है, ठीक है। अब अगेन एनवेलप कर दो, तो आपको पता है a डैश b डैश ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी नहीं, हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। a डैश b डैश क्या हो गया है, दैट इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। समझ में आया, तो डायग्राम तो हमारा क्लियर है। फिर हमें क्या करना है, साइन ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला ट्राइंगल ऊपर ले लेंगे, नीचे वाले में ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। तो साइन आई निकाल दो, साइन आई में देखो क्या आएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आपको पता है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये वाला बी ए डैश, ठीक है। अपॉन नीचे क्या आएगा, ए ए डैश, ठीक है। बी ए डैश, हमने कहा बी से ए डैश पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, टी, स्पीड कितनी है, अभी वो ऊपर वाले मीडियम में ही है तो v1 स्पीड है, तो ये आ जाएगा v1t, ठीक है, ओके। अब आ जाओ साइन आर पे, तो हमें ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा। साइन आर के लिए ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा विच इज ए बी डैश अपॉन ए ए डैश। अगेन देखो ए बी डैश, यानी कि ए से बी डैश पहुंचने में टाइम कितना लगा था, टी, स्पीड कितनी है, दूसरा मीडियम है ना, तो स्पीड है v2, तो ये आ जाएगा v2t अपॉन ए ए डैश। अब दोनों को डिवाइड कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर आप कर दो, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, दिस ए ए डैश ये तो कैंसिल हो गए, टाइम से टाइम भी कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2। और हमने पढ़ा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला यही तो होता है, v1 अपॉन v2। फर्स्ट चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। एन के कितने सारे फॉर्मूलाज थे, हमने कहा c बाय v, जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, जब हम दो डिफरेंट मीडियम की बात कर रहे थे तो हमने कहा v1 अपॉन v2 विच विल फर्दर बी इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये सब फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो यही तो हमारा कौन सा लॉ होता है, स्नेल्स लॉ होता है ना। स्नेल्स लॉ क्या स्टेट करता है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो है इट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। जिस भी मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू जहां से भी वो लाइट आई है ना। तो बस हमारा स्नेल्स लॉ यहाँ पर से प्रूफ हो गया। और जो दूसरा लॉ है वो हम अगेन ऐसे ही प्रूफ कर देंगे कि बाय द डायग्राम वी कैन क्लियरली सी कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बस इतना ही, ठीक है। चलो आई होप यार ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नोट्स के फॉर्मेट में हर एक चीज यहाँ पे लिख रखी है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में। अब ये जो डेरिवेशन है ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो फाइनल फॉर्मूला आया है आपको वही याद रखना है, बट आया कैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है कि अगर किसी भी पॉइंट पे बहुत सारी वेव्स आके मिल रही हैं तो वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का कितना होना चाहिए या टोटल एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए। साफ सीधी बात ऐसी है कि अगर किसी भी एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं, है ना, तो मैंने क्या कहा, वेव अलग अलग फेज में हो सकती है ना, ऐसा जरूरी
तो नहीं है कि इस पॉइंट में सारी वेव्स ऐसे ऊपर को ही जा रही होंगी, मान लो कोई नीचे को जा रही है, मान लो कोई ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है तो मैं कैसे करूंगी, तो बस मुझे यहाँ पे वेक्टर सम निकाल देना है ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अलग अलग वेव है, इनका अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा, तो इनका वेक्टर सम निकाल दो, बस यही हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, तो इस पॉइंट पे देखो इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है ना, यहाँ पे भी देखो इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है। तो उस पॉइंट पे टोटल क्या फेज है, टोटल क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट वगैरह करा तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला मैं आपको एक बारी शो कर देती हूँ, विच इज दिस। क्या हुआ, देखो ये वेक्टर जब हम निकालते हैं वेक्टर सम, तो यही फॉर्मूला तो होता है ना। तो बस यहाँ पे भी ए क्या है, यहाँ पे दिस इज द एम्पलीट्यूड, जो भी नेट वेव आई है हमारी उसका एम्पलीट्यूड है, जिसमें हमने क्या कर दिया, जो दो वेव्स हमने कंसिडर करी हैं उनका वेक्टर सम कर दिया है, दैट इज इट। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे इसका डेरिवेशन हुआ। तो यहाँ पे हम दो ही वेव्स ले रहे हैं हमारी क्लैरिटी के लिए, और हमारे सिलेबस में भी ज्यादा वेव्स है नहीं। ठीक है, तो दो वेव्स हमने ली हैं, तो यहाँ पे y1 और y2 है। तो y1 क्या है, a1 sin ओमेगा t, ये ही हमें पता है जनरल इक्वेशन होती है हमारे वेव की। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा आता है, थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी ही होता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब दो वेव सेम फेज में तो है नहीं, कुछ फेज डिफरेंस है, अलग अलग फेज में है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, हमने कहा वो फेज डिफरेंस है फाई, इसीलिए दूसरी वेव में क्या हो गया, फाई ऐड हो गया है, दैट इज बेसिकली द फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है कि भैया दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन एक्स प्लस वाई क्या, ठीक है, जो कि क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, तो हमने देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, साइन ओमेगा टी यहाँ पर से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो a1 प्लस a2 कॉस फाई यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इसको a कॉस थीटा ले रहे हैं इसको, ठीक है, और इसको हम ले रहे हैं a साइन थीटा, जहां पे कैपिटल A क्या है, जो हमारी नेट वेव आई है, या फिर हम कहें जो रिजल्टेंट वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड है A। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है जी, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद हमने पुट करा तो हमारे पास अल्टीमेटली ये आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पुट कर दो, यहाँ पे ये पुट कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। A कॉमन ले लो तो भैया अंदर फॉर्मूला वापस से बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, क्योंकि क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, यही बन गया है। तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, देखो फाइनल यहाँ पे हमने लिखा नहीं क्या, यहाँ पे नहीं लिखा, आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, देखो a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये बन जाएगा यहाँ पे बेसिकली। क्यों, क्योंकि ये क्या है, देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस वाई ये बन जाएगा हमारे पास। सो ये हमारी जो फाइनल वेव आई है, जो रिजल्टेंट वेव आई है, उसके लिए इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो दो इक्वेशंस हमने ली है ना, इनका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि पहले इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। आपने स्क्वायर कर दिया, दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों ही इक्वेशंस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सिमिलरली साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होता है ना। तो वो सब जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये चीज, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हमने क्या कहा, दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, जो कि 1 होता है। तो इधर पे क्या बचेगा, सिर्फ a स्क्वायर ही बचेगा। तो बस a स्क्वायर अगर ये है तो आप क्या ले लो, आप रूट ले लो। a क्या है, हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, या फिर आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है जी, तो बस ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और फाई क्या था, याद है ना, फाई इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस आपको दिया जा सकता है, पाई बाय 4 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, नॉर्मल पाई बाय 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 0 डिग्री भी हो सकता है। 0 डिग्री अगर ये होगा तो आपको पता है कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 हमारे पास होता है 1। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला
यानी कि उस केस में ए क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2, और यही क्या होता है हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, और आपको पता है ये जो cos फाई है ये 1 कहाँ कहाँ पे होता है, सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं होता है, 0 डिग्री के अलावा आप 360 डिग्री ले लो। ठीक है, यानी कि आप इवन मल्टीपल्स ले लो अगर पाए के, तभी भी cos फाई कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो जो हमारा फेज डिफरेंस है वो होना चाहिए 2n पाई, यानी कि वो एक इवन मल्टीपल होना चाहिए पाई का। अब ये जो n है मेरे पास, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सो ऑन, है ना। 0 पुट करोगे तो फाई 0 आ जाएगा, तभी भी आपको पता है cos 0 1 होता है। आप n के जगह पे 1 पुट कर दो तो फाई कितना आ जाएगा, 2 पाई। आप n के जगह पे 2 पुट कर दो, फाई कितना आ जाएगा, 4 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ही आएगा। और इवन मल्टीपल जब आ रहा है तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको देखने को मिल रहा है। और अभी हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस की कंडीशन भी यही वाली होती है। ठीक है, चलिए इंटरफेरेंस में भी 2 पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में ये वाला होगा, कंस्ट्रक्टिव वैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है यानी कि अच्छी चीज हो रही है ना। तो अच्छी चीज होगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ही ना, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो फेज डिफरेंस यानी कि इतना ही होगा। ठीक है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड किस में हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, यानी कि कुछ किसी चीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई चीज खत्म हो रही है, तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम आ गया, यानी कि ये cos फाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos फाई हो जाएगा हमारा माइनस में -1। ठीक है, cos फाई कितना होगा, -1। तो देखो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर का ना। तो A कितना आ जाएगा मेरे पास, A1 माइनस A2, ये हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है। और cos फाई -1 कहाँ होता है, पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 5 पाई, यानी कि कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल पे होता है। कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल। इवन मल्टीपल पे +1, ऑड मल्टीपल पे -1। cos फाई हमारे पास 0 भी तो होता है 90 डिग्री के लिए, है ना। तो उस केस में तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी कि उस केस में A हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, बट ये ना ही मिनिमम है ना ही ये मैक्सिमम है। कहाँ पे, जब फाई हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, विच इज इंटेंसिटी। ये तो हमने एम्पलीट्यूड देख लिया उस वेव का, है ना, कि एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है। इंटेंसिटी के फॉर्म में भी ये कई बार आ जाता है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज का हम यूज भी करेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं बता देती हूँ, कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकाल दो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा, इंटेंसिटी A स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऊपर पे मैं क्या लूंगी, ऊपर पे मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लूंगी और नीचे में मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लूंगी, है ना। और जरा मुझे बताना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आया था, ये आया था, तो विच मीन्स यहाँ पे मैं क्या लूंगी, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या लूंगी, A मिनिमम क्या था, ये था, तो इसका स्क्वायर मैं यहाँ पे लूंगी। ठीक है, बस इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको क्वेश्चन में मान लो दे दिया गया है कि A1 और A2 यानी कि 2 वेव हैं, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो है मान लो 1:2। ठीक है, और आपको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो आप क्या करोगे, सिंपली A1 के जगह पे 1 पुट कर दोगे, A2 के जगह पे 2 पुट कर दोगे, दैट्स इट, और आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो देन मैक्सिमम जो हमारी इंटेंसिटी है बता दिया, मिनिमम भी बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन में I इक्वल्स टू A स्क्वायर आप पुट कर दो। ठीक है, वैसे ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, ये प्रोपोर्शन में होता है, पर फॉर्मूला जब हम निकालेंगे ना तो हम इक्वल्स टू K स्क्वायर भी अगर पुट करेंगे, K इंटू A स्क्वायर, सॉरी K इंटू A स्क्वायर भी पुट करेंगे तो भी ये हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा, आप पुट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, इसी की हेल्प से हमने इसको भी डिराइव करा है। A स्क्वायर के जगह पे बेसिकली हमने I पुट कर दिया, है ना, तो यहाँ पे A1 के जगह पे क्या आ जाएगा, √I1, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया देखो, √I1 इंटू √I2। ठीक है जी, चलिए तो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव्स ऑफ
एम्पलीट्यूड A1 एंड A2 इफ देयर फेज डिफरेंस इज। तो इंटरफेरेंस में भी हम यही जो अभी पढ़ा ना हमने सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल, इसी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें एम्पलीट्यूड बताना है, तो भाई एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो अभी जस्ट हमने पढ़ लिया ना, ये है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, तो यहाँ पे पुट कर दो। देखो पहले वाले में फेज डिफरेंस मुझे π/2 यानी कि 90 डिग्री का गिवन है, और ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। यहाँ पे स्मॉल a1 के फॉर्म में गिवन है तो आप स्मॉल a के फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस हमने कहा 2a1 a2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 90, हमने कहा cos 90 तो 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो a कितना आ गया √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, निकाल दिया बस, ठीक है। फिर b में देखो, b में क्या गिवन है, फेज डिफरेंस पाई का गिवन है, हमने कहा cos पाई कितना होता है -1, है ना। तो यानी कि a क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे cos पाई आ गया, cos पाई -1, तो ये आ जाएगा -2a1 a2, जो कि क्या बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया a1 माइनस a2, ठीक है। चलिए अब इंटरफेरेंस क्या है वैसे आप लोग समझ ही गए हो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो लाइट वेव्स हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं, एक दूसरे के एक तरीके से रास्ते में आ जा रही हैं, और जरूरी नहीं है कि इनका फेज जो है वो सेम हो, फेज अलग अलग होगा, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसमें भी चेंज आएगा, दैट इज इट, ठीक है। सो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लाइट इंटेंसिटी का, किस वजह से, बिकॉज उनका सुपरपोजिशन हो जा रहा है, इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे के रास्ते में, तो इनका फेज डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसमें चेंज आ रहा है, या तो वो बढ़ जा रही है या फिर वो घट जा रही है, और बढ़ेगी कब घटेगी कब वो हमने अभी देख लिया है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, इसको अभी देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे आ जाओ, इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सबसे पहले हमने कहा कंस्ट्रक्टिव, तो नाम से ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो इवन मल्टीपल होता है, किसका, पाई का, अभी हमने देखा था यहाँ पे, यानी कि हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम सिर्फ फेज डिफरेंस नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी देखते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस तो हम लोगों ने देख लिया है ना कि cos phi + 1 होना चाहिए, तो हमने कहा जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई आ जाएगा, यानी कि वो इवन मल्टीपल आ जाएगा किसका, पाई का, ये तो हमने देख लिया। बट हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब पाथ डिफरेंस को हम किससे शो करते हैं, तो हम यहाँ पे डेल x से शो करते हैं या डिनोट करते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको एज इट इज लर्न करना है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस, ठीक है। तो डेल फाई क्या है, ये है हमारा फेज डिफरेंस, ठीक है, और डेल एक्स क्या है, हमने कहा पाथ डिफरेंस है। सो जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेल फाई तो ऑलरेडी निकाल दिया है कि 2n पाई होता है ना, तो यहाँ पे 2n पाई पुट कर दो इक्वल्स टू दिस, तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया ना, सो डेल एक्स कितना आ गया यहाँ पे n लैम्डा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा का, और ये लैम्डा क्या होता है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जिस भी लाइट की हम बात कर रहे हैं, पहली बात जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं ना तो हम एक मोनोक्रोमैटिक लाइट की ही बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ भी मेंशन करे हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या है, मोनो का मतलब एक ना, यानी कि जो एक ही कलर की होगी। यहाँ पे हम व्हाइट लाइट को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है वो पॉलीक्रोमैटिक होती है। विबग्योर पता है ना, व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कलर को कंसिडर करेंगे, या तो रेड या फिर येलो, कोई भी एक कलर होना चाहिए, व्हाइट लाइट नहीं होगी, दैट इज पॉलीक्रोमैटिक, क्योंकि ठीक है हम सिर्फ मोनोक्रोमैटिक की ही यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी मोनोक्रोमैटिक लाइट आपने ली थी उसकी वेवलेंथ आप यहाँ पे लोगे, ठीक है। चलिए अब
ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमने कहा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है जो कि A1 प्लस A2 ही हमारे पास होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव में, तो डिस्ट्रक्टिव में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि हमें लीस्ट इंटेंसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, लीस्ट एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो A1 माइनस A2 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा जो फाई है, जो फेज डिफरेंस है वो पाए 3 पाए ऐसा होगा, यानी कि ऑड मल्टीपल होगा पाए का। और ऑड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं, 2n माइनस 1 करके। यहाँ पे जो n है वो 1 से शुरू होगा। यहाँ की जब मैं बात कर रही थी तो n 0 से शुरू हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फाई है वो 0 डिग्री भी हो सकता है ना। यहाँ पे अगर n को मैं 0 पुट कर दूंगी तो ये माइनस पाई हो जाएगा। हम यहाँ पे माइनस पाई को नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे n कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। ये चीज जरा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो ये सेम चीज जब हम यहाँ पे करेंगे, ये वाले फॉर्मूला पे पुट कर दो। डेल फाई कितना है, 2n माइनस 1 इंटू पाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो डेल एक्स कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे, है ना। सो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। अगेन n की वैल्यू यहाँ पे भी 1 से ही शुरू होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड यहाँ पे तो 0 से ही शुरू हो रही है, आपको पता है, क्योंकि डेल एक्स 0 भी हो सकता है ना। यहाँ पे ऐसा भी तो पॉसिबल है कि उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस है ही नहीं, पाथ डिफरेंस है ही नहीं, तो हमें एनीवे क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ही देखने को मिलेगी। इसको अभी हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे। जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज होती है, ठीक है, जो हमारा ये सेंट्रल पोर्शन होता है ना, ये हमेशा यहाँ पे हमेशा हमें मैक्सिमा ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसको वैसे मैक्सिमा नहीं कहते हैं यहाँ पे, हम इसको ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें हमेशा ही ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती है। और क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि देखो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, ठीक है। तो क्या इन दोनों लाइट के बीच में कोई पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा है, नहीं ना। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस है ही नहीं। तो पाथ डिफरेंस 0 भी तो हो सकता है, और हमेशा जब भी पाथ डिफरेंस 0 है, हमने कहा कि हमें मैक्सिमा ही मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ही हमको मिलने वाली है, यानी कि हमें ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना किसकी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो हम यहाँ पे फ्रिंजेस देखते हैं कि हमें ब्राइट फ्रिंज दिख रही है या हमें डार्क फ्रिंज दिख रही है, ठीक है। ब्राइट कब दिखेगी, कंस्ट्रक्टिव में, डार्क कब दिखेगी, हमारे डिस्ट्रक्टिव में, ठीक है। तो डायग्राम देख लो, डायग्राम से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो, हम अभी YDSE पढ़ेंगे। YDSE क्या है, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये इंटरफेरेंस के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 स्लिट लेते हैं, ठीक है। स्लिट इज बेसिकली बहुत ही नैरो सी ओपनिंग जहां से जो लाइट है वो पास कर रही है, ठीक है। तो एक स्लिट ये है, देखो एक स्लिट ये है, S1 S2 हमने ले लिया है। तो यहाँ पे से लाइट जा रही है, अब जो भी लाइट जाएगी उसमें कुछ ना कुछ हमने कहा फेज डिफरेंस हो सकता है, पाथ डिफरेंस हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है ना, यहाँ 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 यहाँ, तो विच मीन्स आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, इनको क्या कह रहे हैं, इनको ब्राइट फ्रिंजेस कह रहे हैं। और एक और चीज आप नोट करोगे, ये जो विड्थ होती है ना यहाँ पे, दैट इज सेम, ये विड्थ यहाँ पे सेम रहती है, ये डिपेंड नहीं करती है n पे, ना ही ये डिपेंड करती है कि डार्क फ्रिंज है या ब्राइट है। दोनों की ही जो विड्थ होती है ना वो सेम होती है। ये अभी हम प्रूव भी करेंगे फॉर्मूलाज की हेल्प से, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस है हमारा, जहां पे हमने कहा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। हमने कहा अगर हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है तो ब्राइट फ्रिंज, अगर इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है तो हमने कहा डार्क फ्रिंज हमको देखने को मिलेगी। दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये पैटर्न देखने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमने पढ़ ही ली थी, मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए, पॉलीक्रोमैटिक होगी तो नहीं देखने को मिलेगा इंटरफेरेंस, ठीक है। जो हमारी वेव्स जनरेट हो रही हैं, यानी कि जो भी सोर्स है हमारा लाइट का, वो एक कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स की वजह से ही जो हमारी लाइट वेव्स आती हैं, जनरेट होती हैं, उनमें होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो कोई फेज डिफरेंस ही नहीं होगा,
जीरो फेज डिफरेंस, या फिर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब अगर मान लो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, वो मान लो पाई का है तो वो पाई ही रहेगा। अगर वो डिफरेंस पाई/2 है तो वो जब तक ट्रैवल कर रही है तब तक उतना ही होगा। अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, बार बार हमारा जो फेज डिफरेंस है वो चेंज होता जा रहा है, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। चलिए, देन सेम फ्रीक्वेंसी की हमारी लाइट वेव्स होनी चाहिए, सेम मीडियम में जानी चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट इनका सेम होना चाहिए, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है वो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है, कुछ और भी कंडीशन होती है जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको बेहतर समझ में आएंगी। सबसे पहली बात, जो हमारी स्लिट्स हैं वो बहुत पास पास होनी चाहिए, यानी कि जो दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है, जैसे ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d, तो ये बहुत ही कम होना चाहिए, दिस शुड बी वेरी लेस। और जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल D कहते हैं, यानी कि जो स्लिट्स और जो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, स्क्रीन क्या है, जहां पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल D, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ठीक है। तो ये दो और कंडीशंस है किसके लिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। चलो, कोहेरेंट सोर्स क्यों होने चाहिए मैंने आपको बता दिया है, एक बारी पढ़ भी लो। इफ द वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, तो हमने कहा इनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। कांस्टेंट फेज डिफरेंस यानी कि टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ द वेव्स डू नॉट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। तो अगर हमें प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए है तो विच मीन्स कोहेरेंट सोर्स जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक कोहेरेंट सोर्स में ही ऐसा पॉसिबल है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो हमारे वेव्स के बीच में, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, कि कोहेरेंट सोर्सेज इंटरफेरेंस के लिए क्यों जरूरी हैं, तो ये रीजन आपको मेंशन करना है। कई बार आ जाता है कि बता दो कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, तो कंडीशंस भी मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए आ गई तो ये दो एक्स्ट्रा और भी आप मेंशन करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, देखो डायग्राम हम देखेंगे ना तो हमें खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने एक एस लाइट सोर्स लिया है विच इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, पॉलीक्रोमैटिक नहीं होना चाहिए, एक ही सिंगल लाइट सोर्स वो होना चाहिए, ठीक है। फिर इस लाइट को हम पास करा रहे हैं स्लिट से, स्लिट क्या है, छोटा सा छेद है, ठीक है, नैरो ओपनिंग है। तो S1 S2 यहाँ पे दो स्लिट्स हैं, तभी नाम क्या है, यंग्स डबल स्लिट। दो स्लिट हम यहाँ पे लेते हैं S1 और S2, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल d, और ये बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने कैपिटल D डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखी हुई है, ये जो हमारी स्क्रीन है यहीं पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो लाइट वेव यहां से जाएगी और जो यहां से जाएगी, दोनों में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखो, यहां से गई और ये सीधे सीधे यहां पहुंच गई, यहां से गई सीधे सीधे यहां पहुंच गई, तो हमने कहा ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मान लो x है तो ये भी x है, तो क्या इन दोनों में कोई भी पाथ डिफरेंस आया, नहीं। तो यहाँ पे इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, एंड दिस इज द सेंट्रल फ्रिंज हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हमें एक ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी, क्यों, क्योंकि मैंने कहा यहाँ तो कोई पाथ डिफरेंस ही नहीं है, और अगर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो विच मीन्स कोई फेज डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। तो विच मीन्स यहाँ पे हमें एक सेंट्रल फ्रिंज ही हमेशा देखने को मिलेगी, विच मीन्स यहाँ पे हमें हमेशा ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी, विच मीन्स कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना तो आप समझ गए हो। बट अब देखो, अगर मैं इस P पॉइंट पे देख रही हूँ, ये P पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, नीचे भी ले सकते हो। आप इस पॉइंट को अगर देखो, या सेंट्रल फ्रिंज के अलावा कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहीं भी आप देखो, जो वेव्स आएंगी ना यहाँ पे तक, उनमें कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। देखो यहां से इसने इतना, इसको थोड़ा मिटा देती हूँ मैं, ठीक है, तब हमें थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। देखो यहां से ये यहां पहुंच गई, यहां से आने में इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा ना, कितना है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इस पॉइंट को M मान लो। अगर ये M से शुरू हुई होती तब इनमें सेम
सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, विच मीन्स कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होता। पर इसने तो S2 से शुरू करा था ना, तो ये जो S2M है ये क्या है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है। दिस इज दी पाथ डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ गया। अब डिपेंड करता है कि ये जो पाथ डिफरेंस है ये क्या इंटीग्रल मल्टीपल में इवन वाला मल्टीपल है या ऑड वाला, है ना। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि P पे मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सब किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पाथ डिफरेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या खुल गया, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो फॉर्मूलाज देख लो। हम यहाँ पे ना y से इसको डिनोट करते हैं। y बेसिकली इज टेलिंग अस द पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, ठीक है। फ्रिंज की पोजीशन बता रहा है। अब वो फ्रिंज ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है। अगर वो ब्राइट है तो उसकी पोजीशन हमें इस फॉर्मूला से मिलती है। ये पूरा डेरिवेशन होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही, पर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो सिर्फ आपको फॉर्मूलाज एज इट इज लर्न करने हैं, ठीक है। अगर हम nth ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मुझे nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन चाहिए है तो ये मेरा फॉर्मूला होगा n लैम्डा d बाई डी। n क्या है, नंबर, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। कैपिटल D क्या है, जो स्लिट्स हैं और जो हमारी स्क्रीन है उनके बीच का डिस्टेंस है। स्मॉल d क्या है, जो दो हमारी स्लिट्स थी उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें तो हमारे पास पोजीशन आती है इस तरीके से, ठीक है। पोजीशन है हमारे पास 2n-1 इंटू लैम्डा d अपॉन 2d, और डेल एक्स इसके लिए क्या होगा, एन लैम्डा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और अभी हमने कहा था सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने कहा सब कुछ इस S2M यानी कि इस पाथ डिफरेंस पे ही डिपेंड कर रहा है। इस पाथ डिफरेंस की वजह से ही ये पोजीशन आई है हमारे ब्राइट फ्रिंज की, और ये पोजीशन आई है किसकी, हमारे डार्क फ्रिंज की, ठीक है। समझ में आ गया। अब आ जाओ फ्रिंज विड्थ पे। विड्थ का मतलब समझते हो ना, कितनी चौड़ी है बेसिकली। तो जब हम यहाँ पे डायग्राम इसका देख रहे हैं तो हमने कहा इतनी चौड़ी है ना। तो ये जो विड्थ है ये हम कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। कई बुक्स में डेल एक्स करके भी डिनोट करा होगा, कई बुक्स में डेल वाई भी। डेल एक्स तो वैसे मत ही करना, क्योंकि डेल एक्स कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो पाथ डिफरेंस से फिर आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो आप डेल वाई से ही डिनोट करना। कई बुक्स में ओमेगा करके भी विड्थ को शो कर रखा है। एनीवे आप किसी भी उससे शो कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बीटा करके भी इसको शो कर रखा है। बीटा क्या है हमारा, दैट इज दी विड्थ, फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। तो कितना होता है, लैम्डा डी अपॉन डी। क्या यहाँ पे n आ रहा है, देखो यहाँ n आ रहा था, यहाँ n आ रहा था, यानी कि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है या सेकंड है या थर्ड है, इस पे डिपेंड कर रहा था। क्या यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन n एंड इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द ब्राइट और डार्क फ्रिंज। चाहे आप ब्राइट फ्रिंज ले लो, चाहे आप डार्क फ्रिंज ले लो। मैंने कहा ये डायग्राम को देखो जरा अच्छे से, ये विथ सेम है, ये विथ सेम है। तो कोई भी ब्राइट फ्रिंज ले लो, कोई भी डार्क फ्रिंज ले लो, सबकी विथ क्या आएगी, सेम आएगी, जो कि क्या है, जो कि है लैम्डा डी अपॉन डी। तो मोस्ट केसेस में हमसे ये नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, यानी कि पोजीशन पूछी जाती है कोई nth ब्राइट या कोई nth डार्क फ्रिंज की, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से दिमाग में डाल लो कि ये n पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्राइट है कौन सी डार्क है। सबकी जो फ्रिंज विथ है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, क्योंकि वो लैम्डा, कैपिटल डी और स्मॉल डी पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए ये भी हमें समझ में आ गया। ये डायग्राम आई होप आपको क्लियर होगा, और यही सब चीजें मैंने यहाँ पे नोट्स में भी मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज अगर मिल रही है तो हमने कहा कंस्ट्रक्टिव की वजह से, डार्क मिल रही है तो हमने कहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। सेंट्रल फ्रिंज जो है वो हमेशा ब्राइट होगी, ये चीज याद रखना। और ये जो हम वाई वाई कह रहे हैं ना, ये जो हमने वाई वाई लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही ये है कि जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज है उससे आखिरकार ये कितने डिस्टेंस पे है। देखो डायग्राम में वापस से आओ, इस डायग्राम में ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज वाई। तो ये जो y हम लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली हम पोजीशन देख रहे हैं ऑफ दैट ब्राइट और डार्क फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर। और ये सेंटर क्या है, हमारी सेंट्रल फ्रिंज है,
ठीक है, और ये हमें हमेशा मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज हमें हमेशा यहाँ पे मिलेगी। यहाँ आपको कभी भी डार्क फ्रिंज मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो पाथ डिफरेंस है वो 0 रहता है। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देन जो फ्रिंज है इक्वली स्पेस्ड है, हमने कहा फ्रिंज विड्थ क्या है, सेम है, ब्राइट की भी डार्क की भी। देन फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर्स इफ सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट। हमने यही कहा कि कोहेरेंट सोर्सेज हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है, वो कांस्टेंट नहीं, वो बार बार चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस चाहिए, यानी कि जो टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, इसीलिए हमको कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तो हमने ये सब पढ़ लिया है, कुछ छोड़ा तो नहीं? ठीक है, नहीं छोड़ा, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। ओके, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम डिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ना, मतलब फॉर्मूला बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो जरा देख भी लेते हैं। टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी जिनका एम्पलीट्यूड इस रेशियो में है। देखो मैंने कहा था एम्पलीट्यूड गिवन रहेगा, तो A1 A2 गिवन है मुझे, विच इज 3/5। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें रेशियो निकालना है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, है ना। हमने क्या कहा था, हमें आई मैक्स और आई मिनिमम इसका रेशियो निकालना है, और ये क्या होता है, हमने कहा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 64, और ये कितना आ गया 4, तो ये कैंसिल हो गया 16/1। तो ये रेशियो कितना आ गया, 16:1। बस इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्डा हमको गिवन है, और एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो इसको मैं 6 × 10⁻⁻7 मीटर भी लिख सकती हूँ। देन what would be the path difference and phase difference between the waves in third bright fringe। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड ब्राइट फ्रिंज लिखा है, यानी कि n की वैल्यू 3 गिवन है, और ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या पूछा है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमारा फेज डिफरेंस है वो ये होता है, और पाथ डिफरेंस ये होता है। तो बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे n की जगह 3 पुट कर देना है ना। तो डेल फाई कितना आ गया 6π, और डेल एक्स यानी कि जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ गया 3 लैम्डा। ठीक है, सो 3 × 6 × 10⁻⁻7, तो ये आ गया 18 × 10⁻⁻7 मीटर, या फिर आप इसको 18,000 एंगस्ट्रॉम भी डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, चलिए फिर है थर्ड डार्क फ्रिंज, तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है 3 है। डार्क फ्रिंज है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। तो डेल फाई कितना आ जाएगा, n की जगह पे 3 आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 6 - 1 यानी कि 5π, और डेल एक्स में भी n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो ये 5/2 × लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा क्या था ये, तो कितना आ गया 15 × 10⁻⁻7 मीटर, या फिर आप इसको 15,000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, यानी कि स्मॉल डी हमें गिवन है 0.28 mm। अब आपको पता है मीटर में ही आपको चेंज करना होता है, तो इंटू 10⁻⁻3 मैं यहाँ पे कर दूंगी। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, तो कैपिटल डी भी मुझे यहाँ पे गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, पहली बात फोर्थ ब्राइट फ्रिंज लिखा है तो मुझे N4 है, ये पता चल गया। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी कि ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है, जो y है वो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितना है 1.2 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। हमें लैम्डा निकालना है, तो भाई ये ब्राइट फ्रिंज है ना, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, ये तो y मुझे ऑलरेडी गिवन है, n की जगह पे 4 है ना, तो ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, इक्वल्स टू n भी मुझे पता है विच इज 4, लैम्डा मुझे नहीं पता, कैपिटल D मुझे पता है विच इज दिस, और स्मॉल d भी मुझे पता है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 2.8 इंटू मल्टीप्लाई करा दिया तो डिवाइड भी करा देते हैं, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे कटेगा 0.6, तो लैम्डा आ गया 0.6 × 10⁻⁻4
नहीं, एक सेकेंड, हाँ, इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये आ गया 0.6 इंटू 10⁻⁻6, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और इसी को आप चेंज भी कर सकते हो, ये हो जाता है 6000 एंगस्ट्रॉम। मर्जी है, यहीं पे तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है, यहीं पे तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो इंटरफेरेंस हो गया है कंप्लीट। अब आ जाते हैं डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन भी थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, बट डिफरेंट भी है। तो क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, डिफ्रैक्शन हमें डेली लाइफ में नहीं देखने को मिलता है। डिफ्रैक्शन है क्या? डिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे जो लाइट है, एक्चुअल में तो देखो हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ा है कि लाइट जो है सीधी सीधी जानी चाहिए, पर लाइट सीधी सीधी यहाँ पे नहीं जाती है। अगर कोई शार्प एजेस हैं, कोई कॉर्नर है किसी ऑब्स्टेकल के, तो वहां पे से लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाती है। इस फिनोमेना को ही हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब डेली लाइफ में क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि डिफ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन होती है, जो भी हमारा ऑब्स्टेकल है, ठीक है, जिस एज से वो हम कह रहे हैं ना कि बेंड हो रही है, उसका जो ऑर्डर है दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक्सक्यूज मी। और वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है? वॉयलेट के लिए मैं बात करूं ऑलमोस्ट 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रेड के लिए बात करूं तो ऑलमोस्ट 8000 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम के रेंज की है ना, इसको मैं चेंज करूंगी। अभी मैंने देखा था इतना आ जा रहा था, इतने मीटर। डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स की हम लोग बात करते हैं, क्या वो इस ऑर्डर की होती है? नहीं होती है ना। ये जो ऑर्डर है हमारे पास, ये बहुत ही कम है। नाउ बिकॉज दिस इज वेरी लेस, तो इस केस में क्या होगा, हमें डेली लाइफ में ऑब्जर्व ही नहीं होगा, ठीक है। चलो, आई होप यार ये वाला समझ में आ गया होगा। इसको देख लो एक बारी। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, वॉइस क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमने कहा कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है ना। क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये बहुत कम है, डेली लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स इन जनरल हम देख रहे हैं, क्या उनका ऑर्डर इतना कम होता है? नहीं। तो डेली लाइफ में इसीलिए डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व हम नहीं करते हैं। हाँ, जब हम लैब में जाएंगे तो आप जरूर इसको देख सकते हो। लाइक जब हम बैचलर्स कर रहे थे तो वो हमारे इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि हम लोग लैब में जाके करते थे, ठीक है। तो आई होप यार ये आपको समझ में आ गया होगा। डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं क्यों हो रहा है नहीं समझ में आया ना। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा कि ये है क्या और डेली लाइफ में क्यों ऑब्जर्व नहीं होगा। अब होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन, ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे आता है इंटरफेरेंस पिक्चर में। सो जो डिफ्रैक्शन है ना, ये इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। किसका इंटरफेरेंस होता है? तो हमने सेकेंडरी वेवलेट्स पढ़ी थी ना अभी। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उस पोर्शन से जो कि बन रही हैं, जो कि ऑब्स्टेकल ने ब्लॉक नहीं करा है। देखो हमने क्या कहा कि हमारे रास्ते में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आया, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आया, तो लाइट क्या हो गई, थोड़ी सी, मान लो सीधे सीधे जा रही थी, थोड़ी सी बेंड हो गई, यही हमने कहा। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे वो पोर्शन जो कि इस ऑब्स्टेकल ने ब्लॉक नहीं करा था, किसका, वेवफ्रंट का, वहां से जो सेकेंडरी वेवलेट बनेगी उनका इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। वापस से समझो, हमने कहा एक ऑब्स्टेकल है जो कि लाइट के रास्ते में आ रहा है। अब लाइट ट्रैवल कर रही है तो हमने कहा वेवफ्रंट बनेगा, वेवफ्रंट है तो सेकेंडरी वेवलेट भी बनेगी। तो बहुत सारी सेकेंडरी वेवलेट्स बन सकती है, पर हमें किस पे फोकस करना है, हमें सिर्फ उस सेकेंडरी वेवलेट पे फोकस करना है जो कि उस पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट से बन रही है जो इस ऑब्स्टेकल ने ब्लॉक नहीं करा है। उन सेकेंडरी वेवलेट्स का इंटरफेरेंस जब होगा तब हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। So, diffraction occurs due to the interference of secondary wavelets produced by the unblocked portion of the wavefront. यानी कि wavefront का ऐसा portion जो obstacle ने block नहीं करा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये सारी चीजें आप थोड़ा सा और भी पढ़ सकते हो। जब हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं तो हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ा है कि लाइट तो सीधी सीधी जानी चाहिए, पर डिफ्रैक्शन में हम देखते हैं कि लाइट सीधी सीधी नहीं जा रही है, थोड़ा सा बेंड कर जा रही है। और ये बेंड तभी करेगी जब हम लाइट का वेव नेचर स्टडी करेंगे, जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे
क्योंकि रे ऑप्टिक्स में तो हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पढ़ लिया कि लाइट तो सीधे सीधे जाएगी, पर जब हम इसको एज अ वेव ट्रीट करते हैं, जब हम वेव फ्रंट के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है ये समझ में आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बेहतर समझाने के लिए 2 डायग्राम्स मैंने इंसर्ट करे हैं। ठीक है, मेरे ही बनाए गए डायग्राम्स हैं तो गंदे से बने हैं, पर समझना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ स्लिट। स्लिट हमने कहा क्या है, छोटी सी ओपनिंग है। अब देखो यहाँ पे से लाइट आ रही है, तो लाइट को सीधे सीधे अगर जाना था एज अ रे, जब मैं इसको ट्रीट कर रही हूँ तो लाइट को सीधे सीधे जाना है, तो लाइट यहाँ पे पहुंच गई और यहाँ पे से लाइट यहाँ पे पहुंच गई। तो ये पोर्शन खुला है ना, तो सिर्फ इतना पोर्शन ही ब्राइट होना चाहिए था, इससे ज्यादा पोर्शन ब्राइट होना ही नहीं चाहिए था। पर मुझे जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे तक देखने को मिल रही है, सिमिलरली यहाँ पे तक देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि लाइट क्या हो गई, एक्चुअल में तो सीधे सीधे जाना था, पर थोड़ी सी क्या हो गई, बेंड हो गई, थोड़ी सी यहाँ पे भी क्या हो गई, बेंड हो गई। इसी बेंडिंग को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारा सोर्स है, ये मेरा ऑब्स्टेकल है रास्ते में। अब अगेन लाइट सीधे सीधे जानी चाहिए थी, तो ऑब्स्टेकल की वजह से ये पूरा पोर्शन क्या होगा, काला होगा, डार्क होगा। अब लाइट अगर सीधे सीधे जाती तो हमें पता है यहाँ पे तक लाइट पहुंची, यहाँ पे से यहाँ पे तक लाइट पहुंची, यहाँ अंदर पूरा अंधकार होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो रास्ते में ऑब्स्टेकल है, यहाँ मुझे लाइट नहीं दिखनी चाहिए थी, पर मुझे लाइट यहाँ तक दिख रही है, यहाँ पे भी मुझे लाइट यहाँ पे तक दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि ये लाइट को जाना तो सीधे सीधे था, पर ये क्या हो गई, ये थोड़ी सी बेंड हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई। इसी बेंडिंग को मैं क्या कह रही हूँ, डिफ्रैक्शन, कि अराउंड शार्प कॉर्नर्स या फिर एजेस या फिर कोई ऑब्स्टेकल आ जा रहा है उसके रास्ते में, तो लाइट क्या कर जा रही है, थोड़ा सा बेंड कर जा रही है। और हमने कहा डेली लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि डेली लाइफ में जो हमारा ऑब्स्टेकल का ऑर्डर है वो इस रेंज का नहीं होगा, इस ऑर्डर का नहीं है ना। हम जो भी ऑब्स्टेकल्स देख रहे हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ मीटर्स में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, ये तो बहुत ही छोटा हो गया, है ना। तो इसीलिए डिफ्रैक्शन हमें तभी देखने को मिलेगा जब हमारी जो लाइट का ऑर्डर है वही ऑर्डर होगा हमारे ऑब्स्टेकल का भी। ठीक है जी, चलो, आई होप ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बाकी सब कुछ मैंने जो भी एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ वो सब नोट्स में मैंने पहले से ही मेंशन करा रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया, ये हमने देख लिया। ओके, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और ये भी बता दिया कि डिफ्रैक्शन क्या प्रूव करता है, कि लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ते तो हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर हम सिर्फ ये कहते कि रेस के फॉर्म में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि लाइट रेस पड़ रही हैं, तो हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो जो हमारी रेज हैं दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो रहा है। पर जब हम एज अ वेव उसको देख रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि भाई हमारा वेव फ्रंट भी है, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स भी बन रही हैं, फिर जाके हम कह रहे हैं कि यार इनका इंटरफेरेंस हो जा रहा है जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या प्रूव करता है, डिफ्रैक्शन ये प्रूव करता है कि जरूरी नहीं है कि हर केस में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ही हो, सीधे सीधे ही जाए, बेंडिंग भी हो सकती है, जैसे कि डिफ्रैक्शन के केस में हो रही है। ठीक है, और ये बेंडिंग क्यों हो रही है वो हमने पढ़ लिया, और ये बेंडिंग क्या प्रूव कर रही है कि लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। ठीक है जी, चलिए, तो ये है हमारा डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, जो कि लिखा था ना स्टार्टिंग में सिलेबस में कि हमें थोड़ा सा आइडिया इसका होना चाहिए, तो थोड़ा सा आइडिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डिफ्रैक्शन हो रहा है एट अ सिंगल स्लिट, यहाँ पे एक ही स्लिट हम ले रहे हैं, दिस इज द स्लिट, और यहाँ पे स्लिट की जो विड्थ है वो हम लेते हैं डी। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्मॉल डी हमने क्या कहा था कि 2 स्लिट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, पर यहाँ पे एक ही स्लिट है, तो एक ही जो भी स्लिट हमने ली है ना उसकी विड्थ क्या है, वो है यहाँ पे स्मॉल डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे अगेन वही चीज होगी, अच्छे तरीके से समझना। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से जो हमने कहा वेव्स आ रही हैं, लाइट वेव्स आ रही हैं, यहाँ पे जब ये मिलेंगी इस पॉइंट पे, क्या इनमें कोई पाथ डिफरेंस होगा? नहीं होगा। यहाँ पे जितना यहाँ पे से लाइट वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल करा उतना ही इसने भी करा, तो यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब ये कॉन्वेक्स लेंस को हम आखिरकार यहाँ पे क्यों लेते हैं, ये लाइट रेस को कन्वर्ज कराने के लिए। ठीक है, वी आर टेकिंग दिस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइट रे इस प्रकार यहाँ पे गई, ये लाइट रे यहाँ से गई,
तो अगेन क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे कुछ पाथ डिफरेंस होगा, ये बी है, इसको एम ले लेती हूँ, तो ये बी एम क्या है, मेरा पाथ डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस तो यहाँ पर भी होगा। तो क्या ये एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हमने अभी इंटरफेरेंस में देखा था कि इतने में हमें ब्राइट मिल रही थी, फिर यहाँ पे डार्क मिल रही थी, फिर ब्राइट मिल रही थी, फिर डार्क, क्या ऐसा ही होगा? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिली, ये क्या है, हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे इंटेंसिटी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज है यहाँ पे, है तो यहाँ भी ब्राइट फ्रिंज, पर यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो गई ना, तो इसीलिए देखो ग्राफ में ऐसे आया है। ये जितने भी हमारी इंटेंसिटीज हैं, ठीक है तो ये भी एक तरीके से मैक्सिमा ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू दीज ब्लैक, जहाँ पे डार्कनेस है तो वहां पे तो मतलब जीरो इंटेंसिटी है ना, तो उनके कंपैरिजन में तो यहाँ पे कुछ तो लाइट है, तो इसको भी हम कहते तो मैक्सिमा ही है, पर ये जितने भी हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे, ठीक है। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। एक ही सेंट्रल मैक्सिमा मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, इंटेंसिटी सेम थी, ठीक है। वहां पे ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा कि आपको पीक इंटेंसिटी मिल रही है, फिर नीचे आ जा रही है, फिर पीक इंटेंसिटी मिल रही है, फिर नीचे आ जा रही है, ये आपको इंटरफेरेंस के केस में देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही जगह पे मुझे मैक्सिमम मिल रही है जिसको मैं सेंट्रल मैक्सिमा कह रही हूँ, फिर जो इंटेंसिटीज है वो घटती जा रही है, वो घटती जा रही है, इनको मैं सेकेंडरी मैक्सिमास कह रही हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे जो विड्थ है वो सेम है? साफ साफ नहीं है, यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, यहाँ कम है, फिर कम होती जा रही है, इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है, विड्थ भी कम होती जा रही है, तो डिफ्रैक्शन में कभी भी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप ये पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे भी फॉर्मूलाज देखने हैं तो कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। हम जो भी पैटर्न देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे भी हम कहेंगे तो इसको y ही, जैसे वहां पे कहा था इंटरफेरेंस में ये डिस्टेंस d ही है, बट वहां पे क्या था, दोनों स्लिट्स के बीच का, यहाँ पे उस स्लिट की विड्थ हो गई, ठीक है। स्क्रीन और जो स्लिट है उसके बीच की दूरी यहाँ पे भी कैपिटल D ही होगी। अब यहाँ पे एक एंगल अलग से आ जाता है विच इज दिस थीटा। इस थीटा को हम क्या कहते हैं, ये हमारा डिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, ठीक है, हायर क्लासेस में इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट पे हम पहले आ जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट लेते हैं, नैरो सिंगल स्लिट से पास करती है। अब नैरो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना है, तो हमने अभी कहा था शार्प एजेस होने चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी रियली नैरो। अगर नैरो हुई तभी आपको प्रॉपर डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। देखो अगर बहुत बड़ी है स्लिट, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, तो आपको यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको बहुत ही नैरो, बहुत ही पतली सी एंड बहुत ही छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। द विड्थ शुड बी वेरी लेस, ठीक है, ये जो स्मॉल डी है ये बहुत ही कम होना चाहिए, तभी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। सिमिलर चीज हमारी इंटरफेरेंस में भी थी कि दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। सेम चीज यहाँ पर भी है डिफ्रैक्शन के केस में, ठीक है। ओके, तो ये क्या करती है, स्प्रेड होती है एंड ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें दिखाती है कहाँ, स्क्रीन में। तो अब यहाँ पे हमने कहा एक तो है सेंट्रल मैक्सिमम, ये क्या है, ब्राइट रीजन है सेंटर पे, यहाँ पे कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई भी यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं है, ये ब्राइटेस्ट होती है और सबसे वाइड होती है। वाइड कैसे, आप ये पैटर्न याद करो, कहाँ गया पैटर्न, ये वाला पैटर्न आप याद करो, साफ साफ आपको दिख रहा है सेंट्रल वाली क्या है, सबसे बड़ी, फिर ये छोटी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, ठीक है। बट ये सेंटर वाली क्या होगी, ये सबसे बड़ी होगी, दिस विल बी द वाइडेस्ट, और सबसे ब्राइट भी यही होगी, वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन भी करी है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमें ऑल्टरनेट डार्क और फेंट ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, वो हमने देख ही लिया है कि सेंटर पे क्या है, सेंटर पे तो हमारा एक ब्राइट फ्रिंज है, फिर हमें डार्क और फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे देखने को मिल रही है। पर ये ब्राइट भी जो है, इनकी इंटेंसिटी भी धीरे 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 कम होती जा रही है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस और ये
कुछ चीजों में सिमिलर हैं जो हमने देखे, और कुछ चीजों में बिल्कुल अलग है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, कि यहाँ पे फ्रिंजेस की विड्थ सेम नहीं है, ना यहाँ पे इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, ओके। अब सेंट्रल मैक्सिमा जो है इसकी विड्थ का फॉर्मूला क्या है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करोगे तो आपको वहीं से सारी चीजें पता भी चल जाएंगी। अब यहाँ पे जो विड्थ है ना वो भी दो प्रकार की है, दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। एक है लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ को जब हम कंसिडर करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हम ये विड्थ देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन पे इसकी विड्थ देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल डी भी आता है। कैपिटल डी क्या है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना होता है 2 लैम्डा डी अपॉन डी, ये है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, हमने कहा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा विड्थ आपको देखने को मिलेगी। ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन उतना ही ज्यादा आपको विड्थ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये ए पे डिपेंड कर रही है। अब ये ए क्या है, जो स्मॉल डी लिखा था वही है, ठीक है। ये जो स्मॉल डी हमने यहाँ पे लिख रखा था, यहाँ पे ये स्मॉल डी, इसको आप स्मॉल ए भी ले सकते हो, कई बुक्स में स्मॉल ए ही गिवन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है विड्थ, किसकी विड्थ, ऑफ द स्लिट, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, यानी कि स्लिट के विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरफेरेंस में भी ऐसा ही कुछ था ना, तो वही चीज यहाँ पे भी है, यानी कि जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतना ही कम आपको विड्थ देखने को मिलेगी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि उतना ही कम आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा, ये समझ लो। इसीलिए अच्छे डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हमें स्लिट क्या लेनी है, बहुत नैरो, ठीक है, यानी कि जो विड्थ है स्लिट की वो बहुत कम होनी चाहिए, जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और वेवलेंथ भी हम ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पर हमने कहा ये तो है लीनियर विड्थ, जब हम एंगुलर विड्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, बस यहाँ पे देखो दिस इज द एंगुलर विड्थ, एंगुलर स्प्रेड भी इसको हम कह देते हैं। एंगुलर स्प्रेड आप कैसे निकालोगे, बस आपको लैम्डा पता होना चाहिए और जो विड्थ है वो पता होना चाहिए, एंगुलर स्प्रेड आप खुद ही यहाँ पे निकाल दोगे, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है हमारे एंगुलर स्प्रेड का, 2 लैम्डा अपॉन ए। यहाँ पे हम स्क्रीन पे विड्थ की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल डी नहीं आएगा। लीनियर विड्थ की जब बात करेंगे तो वहां पे हम स्क्रीन पे बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल डी भी आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे सेकेंडरी मैक्सिमा पे। तो हमने कहा था कि भाई सेकेंडरी मैक्सिमा का क्या है, जब हमारी इंटेंसिटी घट रही है तो वहां पे भी एक पीक हमें देखने को मिल रहा था, है ना। तो वो पीक के लिए फॉर्मूला है लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहाँ पे से एक और चीज आपको समझ में आ रही होगी ना, कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है दैट इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ये भी आपको दिख रहा है क्योंकि सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ कितनी है, लैम्डा डी अपॉन ए, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है मैंने, है ना। तो एक और हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होगी दैट विल बी ट्वाइस द विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। सेंट्रल की ट्वाइस होगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आपको इधर पे याद रखने हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया है इधर पे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको वही चीज देखने को मिल रही है कि जितना ए छोटा होगा उतना अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और उतनी ही ज्यादा सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी होगी, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जरा डिफ्रैक्शन के भी प्रकार हैं, उनको भी देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन भी 2 टाइप का होता है, फ्रेशनल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर में जो सोर्स और स्क्रीन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस में हमने कहा हमें चाहिए पैरेलल रेस, है ना, हमें चाहिए पैरेलल रेस। तो ये पैरेलल रेस बनाने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है एक लेंस। जबकि अगर हम फ्रेशनल की बात करें तो यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, तो फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो हमें विच मींस पैरेलल रेस की एज सच जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमें कोई लेंस भी यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने कहा इनफाइनाइट डिस्टेंस है और हमने कहा इनफाइनाइट में तो हमें क्या मिलता है, हमें एक प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे
क्योंकि ये फाइनाइट पे है तो डिपेंड करता है कि मेरा जो सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है या फिर वो एक लीनियर सोर्स है, तो हमें वेव फ्रंट स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो जो पैटर्न है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पे पैटर्न काफी सिंपल और क्लियर होता है। और जो हम ये देख रहे हैं ना, दिस इज मेनली दी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ओनली, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डायग्राम्स बनाए हुए हैं जहाँ पे पैटर्न हमें अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इनमें भी जो डिफरेंस है वो पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्यों हो रहा था, हमने कहा सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव की वजह से, जिसकी वजह से लाइट इंटेंसिटीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, इस वजह से इंटरफेरेंस हो रहा था। डिफ्रैक्शन किस वजह से हो रहा है, हमने कहा इंटरफेरेंस हो रहा है ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स उस पार्ट से जनरेट होनी चाहिए ऑफ द वेव फ्रंट जो कि ब्लॉक नहीं करा गया है बाय द ऑब्स्टिकल, ठीक है। इसके अलावा देखो, हमने यहाँ पे देखा फ्रिंजेस जो दिख रही थी वो इक्वल विड्थ की थी, जबकि यहाँ पे कभी भी वो इक्वल विड्थ की होती ही नहीं है। यहाँ बहुत बढ़िया कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है बिटवीन ब्राइट एंड डार्क, पर यहाँ पे उतना कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे देखा कि इंटेंसिटी बार बार घटती जा रही है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा दूसरे कलर से हम शो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला कलर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, ठीक है, यानी कि यहाँ भी मुझे कुछ ना कुछ मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, पर क्या मुझे क्लियरली वो विजिबल हो रहा है, नहीं ना। तो जो डिफरेंस है बेसिकली बिटवीन अ ब्राइट एंड अ डार्क फ्रिंज, वो उतना विजिबल नहीं है यहाँ पे भी कोई मैक्सिमा है, यहाँ पे भी कोई मैक्सिमा, यानी कि कोई ब्राइट फ्रिंज है, पर वो मुझे क्लियरली देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए हमने कहा है कि यहाँ पे पुअर कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंज, जबकि यहाँ पे क्लियर गुड कॉन्ट्रास्ट है, साफ साफ मुझे देखने को मिल रहा है कि भैया कौन सी मेरी ब्राइट फ्रिंज है और कौन सी मेरी डार्क फ्रिंज है। साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि ये ब्राइट है सारी, और बाकी जो काली काली है वो क्या है, वो हमारी क्या है, डार्क फ्रिंजेस हैं, ठीक है, यानी कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, ठीक है। तो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया, एक बार देख लेती हूँ कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है, ठीक है, नहीं छूटा है। जितने फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और क्लियरली यहाँ पे जब आप सिलेबस पे आओगे तो मेंशन कर रखा है, सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं देखना है। अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, विच इज स्टडी वेयर हाउस 2.0, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कुछ हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं, और भी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी भी जो भी रिमेनिंग लेक्चर्स है मैं जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।